नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज दो तीन ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो क्यों सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार से। ये पहली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर की बात हुई थी, उस पर डिटेल में चर्चा करता हूं। दूसरा, कौन जिम्मेदार है कश्मीर में फैल रहे आतंकवाद के लिए। और तीसरा, क्या टाटा सन्स एयर इंडिया की नई कहानी लिखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट क्यों संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार से। परसों, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, परसों एक सू मोटो उसको कहा गया था, लेकिन वो सू मोटो नहीं था। पीआईएल फाइल की थी दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में, लखीमपुर की वारदात को मद्देनजर रखते हुए। एक त्रिपाठी जी थे, शिवकांत त्रिपाठी जी, और एक और वकील साहब थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका मतलब उसको अपने यहाँ सुना, और चीफ जस्टिस की जो बेंच थी उसमें इस बात पे चर्चा। परसों उन्होंने समय दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, जो कल बीत गया, कि आप भाई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आपने कितना किया, कितना नहीं किया, अभी किसकी गिरफ्तारी हुई, किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जब कल उसमें अपियर हुए तो हरीश साल्वे साहब, जो एक बड़े देश के लॉयर हैं, इंग्लैंड में रह के वो वकालत करते हैं, उनका बहुत नाम है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें अपियर। फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या प्रोग्रेस है, क्या है, तो यहाँ कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। अब क्योंकि हरीश साल्वे साहब बहुत बड़े लॉयर हैं, उनकी उनका दबदबा है, तो इसलिए उनकी बात तो सुनी जा रही थी। लेकिन अभी ये कोई मतलब नॉर्मल लॉयर होता जिसकी इतनी धमक और हनक नहीं होती, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसको इतने आराम से नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऑब्जर्वेशन की। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन की बात मैं इसलिए कर लूं कि मानिए तो अगर आप शर्मसार, अगर आप को शर्म आती है तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत तीखे हैं, बहुत ही पॉइंटेड है। लेकिन अगर आपको इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो ठीक है, फिर तो आप जैसा हो रहा है वैसे चलें। सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज ये कही है कि भाई आप जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गैरवाजिब। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से आपने एक एसआईटी लोकल लोगों की बना दी है, जिसमें लोकल पुलिस वाले और ये सब इन्वॉल्व हैं, उससे कोई बहुत हमें नहीं लग रहा है कि उससे आप किसी अंतिम निर्णय पे या अंतिम जांच पहुंच पाए। उन्होंने इसके ऊपर बहुत कड़े ऑब्जर्वेशन दिए कि भाई आपको कैसे करना चाहिए, आपको इसको चेंज करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, जब ये हुआ कि अभी तक गिरफ्तारी क्या हुई है उस मंत्री पुत्र की, मोनू मिश्रा जी की, तो बहुत लचर सी दलील दी गई कि वो उनको समन दिया गया है और उनको फिर समन दिया, अब फिर से उनसे बोला जा रहा है। मतलब मोनू मिश्रा जी को इतने किड ग्लव से क्यों हैंडल कर रही है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। मोनू मिश्रा जी के नाम से नामजद रिपोर्ट है। हालांकि ओरिजिनली तो ये कहा गया था कि टेनी मिश्रा जी भी, जो राकेश टिकैत का बयान की बात कर रहा हूँ, टेनी मिश्रा जी का नाम भी इस एफआईआर में है। लेकिन ठीक है, टेनी मिश्रा जी मंत्री हैं, उनका नाम आए ना आए वो बड़ा उतना आसान नहीं था उनका नाम आना। लेकिन मोनू मिश्रा जी के घर पे परसों रात में एक नोटिस चिपकाई गई, जो कल शुक्रवार को दिन में 10 बजे उनको पूछताछ के लिए अपने को उपस्थित रहना था लखीमपुर थाने में। लेकिन मोनू मिश्रा जी तो मोनू मिश्रा जी हैं, टेनी मिश्रा जी के लड़के हैं, तो उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो वो नहीं है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो नेपाल चले गए हैं, ये सब जगह हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि वो जो फोन यूज कर रहे हैं वो नेपाली सिम था, उस दिन भी वो नेपाली सिम यूज कर रहे थे। बॉर्डर स्टेट है, बहुत कॉमन चीज है नेपाली सिम यूज करना इत्यादि। अब ये हो रहा है कुल ले देके कि टेनी मिश्रा जी ने कल आके ये कहा कि अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो कल वो करेंगे सरेंडर, मतलब कल आके पूछताछ के लिए आएंगे। कल मतलब आज, सैटरडे की सुबह 10 बजे। ये अगर हत्या का मुकदमा है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के उसमें आप जिस ढंग से बुला रहे हैं कि आ जाइए आ जाइए, अब मेरे ख्याल में केवल निमंत्रण पत्र टाइप करना रह गया है कि एक अच्छा सा इनविटेशन कार्ड लाएं, उस पर अच्छे से टाइप करें, उसको एक थाली में एक मिठाई के डिब्बे के साथ ले जाके मोनू मिश्रा जी को हाजिर करें कि साहब आपका आके जरा अपना बयान दे दीजिए। यही बाकी रह गया, बाकी तो सारी चीजें अपना ली गई। अच्छा, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर अगर टेनी जी मंत्री हैं
तो हो सकता है कल के दिन इन्विटेशन कार्ड ही छप जाए और वहां जाके मनु मिश्रा जी को बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त रहा है, लेकिन एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा, भाई मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये कह रहा हूं, थोड़ा जिसकी वजह से मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड नहीं करता। सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहे हैं, ये मतलब करीब 9-10 दिन की छुट्टी है। आज शनिवार को शुरू होके अब अगले मतलब 18-19-20 तारीख को कोर्ट खुलेगा। 19 को शायद मंडे है, उस दिन कोर्ट खुलेगा। 19 को नहीं, 18 को मंडे, 18-19 को खुलेगा। लेकिन अब इसकी डेट लगाई गई है 20 तारीख। जब इतना संवेदनशील मामला था जिसमें पूरे देश की नजर है, जिसमें एक 8 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पे अगर कोई एक जांच हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना लंबा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप कम समय देते तो थोड़ा सा सरकार के ऊपर दबाव भी रहता। क्योंकि इसको तो जो जो मंत्री टेनी जी हैं, उनकी आज भी फोटो निकली है, वो लखनऊ आए हैं, वो मिल रहे हैं, योगी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह साहब से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। उन्हीं का लड़का मुख्य अभियुक्त है और वो अपने लड़के को बचाने के लिए सारे काम जो हो सकते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखिए एविडेंस कुछ नहीं टेम्पर हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब मंत्री जी इतने एक्टिवली घूम रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एविडेंस टेम्पर नहीं होगी? पूरी संभावना है कि एविडेंस को कहीं ना कहीं वो जो भी कर सकते हैं अपने प्रभाव से उसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो हो गई सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है, एक बड़ी चीज हो रही है, कौन जिम्मेदार है कश्मीर में फैल रहे आतंकवाद से। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, पिछले 2-3 दिन से एकदम से बहुत आइडेंटिफाई हुए हैं लोग और लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कह रहा है 5 या 7 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक कोई पाकिस्तान से जो आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रश्रय भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, उनके पीठ पे हाथ भी है। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आप कह सकते हैं। आतंकवादियों ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 7 लोगों को मार दिया है, हम और को भी मारेंगे। हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कश्मीरी लड़की, जिसके कश्मीरी पंडित ब्राह्मण लड़की है, उसके पिता की हत्या हुई है और वो बहुत ही हिम्मत के साथ चैलेंज कर रही है इन आतंकवादियों को कि अगर हिम्मत है तो और सामने आओ, मुझसे बात करो, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद 2 दिन पहले एक बहुत ही खराब दर्दनाक हादसा हुआ श्रीनगर में। एक स्कूल में सारे अध्यापकों को एक जगह बुलाया, ये 3-4 आतंकवादी घुस गए वहां। 3-4 अध्यापकों को बुलाया, अनेक करीब 1.5 दर्जन 15-20 अध्यापक थे, उनको एक लाइन में खड़ा किया, उनकी आइडेंटिटी पूछी, उनका फोन नंबर ले लिया, उनकी आइडेंटिटी से रिवील किया। और 2 अध्यापक, उसमें से एक हिंदू ब्राह्मण पंडित और एक सिख, इन दोनों लोगों को अलग किया और इनको गोली मार। इसको लेके किसी भी जगह पे मेरे ख्याल में एक आक्रोश भी होना चाहिए, और किसी जगह नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। एक तो निर्दोष व्यक्ति की हत्या, और हमारे यहाँ तो गुरु हत्या को मतलब शायद गुरु से बड़ी हत्या कोई हो नहीं सकती। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, इसके 2 पक्ष हैं, जरा मैं उसको आपके साथ शेयर कर लूं। कश्मीर में ये सब आतंकवाद और ये सब चीजें कब शुरू हुई? जो कश्मीरी पंडितों का पलायन था, ये सब, ये बार बार प्रश्न ऐसे करते हैं जो तत्कालीन सरकार है कि उनके समय क्या हुआ। आपको याद करने के लिए बता दूं, 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब होम मिनिस्टर बनाया गया, तो उस समय मैंने पहले भी कहा हुआ, उस समय जॉर्ज साहब को कश्मीरी मामलों का मंत्री बनाया गया था। और जॉर्ज साहब इसमें बहुत, जॉर्ज फर्नांडिस, जब जॉर्ज साहब मैं कह रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस, इस पर कुछ काम कर रहे थे। लेकिन फिर इनको लगा कि नहीं, इस पर जगमोहनी जी सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, जो पहले भी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। फिर उनको गवर्नर बना के भेजा गया विद एब्सोल्यूट पावर्स। और ये काम करने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का था। बीजेपी ने जॉर्ज साहब को कश्मीरी मामलों के से हटाया। उनकी गैर मौजूदगी में जब वो उड़ीसा गए हुए थे, कॉमन कर्टसी वीपी सिंह ने ये नहीं निभाई कि उनको बुला के कहते कि भाई आपको मैं इससे हटा रहा हूं। उनको हटाया गया, जगमोहन को एब्सोल्यूट पावर्स दी गई। और ये जगमोहन जी का मास्टर प्लान था कि हम कश्मीरी पंडितों को यहां से हटाएंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे और इनको फिर वापस ले जाके स्थापित करेंगे। तो ये इट वॉज प्योरली अब जो बीजेपी के समर्थक थे, जो बीजेपी के लोग थे, उनकी वो थी। अगर वहां से कश्मीरी ब्राह्मण हटे हैं, उनको उनका घर वापस मिलना चाहिए। अब दूसरी बात मैं कर लूं, पिछले 7 वर्ष से मोदी जी की सरकार है, उसमें से पिछले 5-6 वर्ष से तो 3-4 साल बीजेपी ने सरकार चलाई पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में। 370 लग गया, आज उसको भी 2 साल से ज्यादा हो गया है। 370 आपने हटाया,
आपने ये कहा कि कश्मीर में सब अमन चैन है, कश्मीर बहुत अच्छा हो गया है, कश्मीर में बहुत तरक्की हो रही है, इत्यादि इत्यादि। आपने वहां 3 गवर्नर बदल चुके हैं आप अब तक, और मनोज सिन्हा को आप ले गए। आपने कश्मीर को, मैं अभी 10 दिन पहले श्रीनगर में था, मतलब जितनी फोर्सेस लगी हुई हैं वो अगर आप देख ना लें तो आप किसी भी, मतलब प्लेन में रहने वाले आदमी का जो कश्मीर से बाहर है, उसको वो इमेजिन ही नहीं कर सकता है वहां कितनी फोर्सेस लगी। मतलब पूरी तरह से किलेबंदी है। कैसे लोग जीते नहीं समझ आ रहा। आपने वहां का इंटरनेट नहीं बहाल रखा है, हम लोगों के फोन नहीं चल रहे थे, वहां प्रीपेड नहीं चलता है, वहां केवल बीएसएनएल और एयरटेल की पोस्टपेड अलग अलग है। लेकिन इन सब के बीच आपने ये सब इसलिए किया कि आपने कहा था कि कश्मीर को हम बिल्कुल कंट्रोल में कर लिए। अभी क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी नेहरू है? आज अगर लोग मार रहे हैं आतंकवादी आके, तो किसके जिम्मेदार कौन है? एक। दूसरा, आप एक चीज, मुझे ये मैं आक्षेप नहीं है, लेकिन एक मन में शंका जरूर होती है, जब भी इलेक्शन आता है और कोई इंपॉर्टेंट इलेक्शन आता है, ये ट्रांस बॉर्डर आतंकवाद बढ़ने लगता है। इस किसकी शाह पे बढ़ता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये जांच का विषय है। किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं वो, अगर आपको याद हो देवेंद्र सिंह वाला मामला, जो एसपी या वो पुलिस वाला था जो आतंकवादियों के साथ सांठगांठ थी, उसको जमानत मिल गई, क्या हुआ उस केस में, इस तरह के तमाम वो हैं। अब आतंकवादियों ने एक नया काम शुरू कर दिया, वो ड्रोन से उड़ा के मशीन, अरे वो राइफल और बंदूक और ग्रेनेड और टेलीस्कोपिक साइट, मालूम नहीं क्या क्या भेजना है। बहुत पकड़ा भी गया है उसमें, का शायद 70 राइफल और वो एक पूरा जखीरा पकड़ा गया है। और शायद जब पकड़ा गया है तो 10-20% होगा, बाकी तो लैंड हुआ ही होगा। अब वो आदमी को बंदूक देके नहीं भेजते हैं, वो वहां से ड्रोन उड़ाते हैं, उसी में बांध देते हैं, उसको गिरा देते हैं। खैर, मैं ये बातें इसलिए सिर्फ आपसे कर रहा हूं कि जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी ना। अगर आप आज कुर्सी पर बैठे हैं, यू आर कॉलिंग द शॉट्स, केंद्र वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू है, तो हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेदारी तो आप ही की है। दूसरा, इससे मुझे एक चीज लगती है कि अगर एक काम कर देना तो बहुत सी चीज, आप इसको इलेक्शन इशू मत बनाइए। जैसे आपने पुलवामा को इलेक्शन इशू बना दिया, आज कश्मीर में जो हो रहा है उसको इलेक्शन के नाम पे मत करिए, उसको इलेक्शन रैली में मत बोलिए। मेरे ख्याल में इसी से बहुत सी चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि जब आप इलेक्शन 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 करने लगते हैं तो उसका वो एक, जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे जैसे हिंदू है, उनके मन में भी थोड़ा क्षोभ होता है, गुस्सा आता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस गुस्से को हवा ना दें। कश्मीर सेंसिटिव चीज है, हमारा बहुत सुंदर हिस्सा है, और उस सुंदर चेहरे को हम लोग बिगड़ने ना दें। तीसरी बात, टाटा एयरलाइंस की, जो टाटा ने एयर इंडिया को का अधिग्रहण एक तरह से स्वीकृत हुआ, उनकी बोली स्वीकृत हो गई है, तो क्या वो नई कहानी लिखेंगे? क्योंकि तो ये जो एयर इंडिया थी, ये पहले टाटा एयरलाइंस थी, 68 साल पहले इसका नेशनलाइजेशन हुआ, इसको सरकार ने अधिग्रहित किया, और फिर सरकार इसको चला नहीं। ये हरदम बीमार ही रही, मतलब जब से मेरी याद है पिछले 25-30-40 साल से बीमार रही, और उसके बहुत से कारण थे। बीमारी का जो मुख्य कारण वो ये था कि वो सरकारी उपक्रम, जहां पे लोग पीएसयू जैसे नहीं चलती, इसको ड्राइव करते थे हमारे आईएएस अधिकारी। बहुत से आईएएस उत्तर प्रदेश के इसके एमडी बने, और वो मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, बंबई में ताज होटल में वो सालों साल उनका रेजिडेंस होता था। वो रेजिडेंस नहीं लेते थे बंबई में, वो कोई घर लेके नहीं किराए पे रहते थे, ताज होटल में ही वो रेजिडेंस मान लेते। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज एक ऐसे दोराहे पे हिंदुस्तान खड़ा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, वापस कहाँ जाए, उसमें एक बड़ी बात हुई है। खास करके टाटास के लिए तो ये एक बहुत बड़ा पल है। कुल 18,000 करोड़ की बिड हुई है मंजूर, जिसमें से 15% 2700 करोड़ वो सरकार को देंगे, बाकी 15,300 करोड़ वो जो डेट है, करीब 61,000 रुपए के कर्जे हैं, उस कर्जे चुकाने में ये बाकी 15,300 करोड़ रुपया जाएगा। दूसरी बोली अजय सिंह स्पाइस जेट के हैं, उन्होंने लगाई थी, उनकी बोली करीब 2,000 करोड़ कम थी, टाटास को मिला है। और इसके साथ कुछ चीजें और भी बोली गई हैं, जैसे उनके एम्प्लॉयज 12,085 हैं, जिसमें से परमानेंट 8,084 और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो 4,001 हैं। ऐसा कहा है सरकार ने कि भाई आप इन एम्प्लॉयज को अगले 1 साल नहीं निकालेंगे, उसके बाद आप वीआरएस स्कीम ला सकते हैं। लेकिन एक और अच्छा वो है, आपको वो बता दूं, करीब अगले 5 साल में ये जो 8,000 एम्प्लॉयज हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, उसमें से 5,000 ऑलरेडी रिटायर हो जाएंगे। ये सब मतलब 55 साल से ऊपर वाले हैं, इनका भी रिटायरमेंट ड्यू है।
इनकी सर्विस को प्रोटेक्ट किया गया है जिससे इनके ऊपर कोई आंच ना आए। एक दिक्कत और है जो जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, जो रिटायर्ड करीब 55,000 एम्प्लॉयज हैं और उनके स्पाउस हैं, जिनको बड़ी तौर पे एयर इंडिया से वो फ्री टिकट्स मिलते हैं, उस पे सरकार ने कहा है कि जो जो नॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री है उसके हिसाब से चलिएगा। नहीं तो आप रिटायर हो गए तो जैसे ट्रेन का टिकट नहीं मिलता वैसे हवाई जहाज के टिकट आपको इंटरनेशनल फ्लाइट और कहाँ कहाँ के मिलते हैं। अगर अगर कोई मतलब ऐसा वो एयरलाइन जो घाटे में चल रही हो, उसमें ये फ्री 55,000 लोग अगर फ्री में फ्लाई करेंगे हर साल, एक ही टिकट नहीं कई टिकट के ऊपर, तो वो तो उसका बंटाधार होना निश्चित है। तो अगर सरकार किसान बिल ला सकती है, सरकार मजदूरों के बिल ला सकती है, तो इस पे भी सरकार के रहते हुए सरकार क्यों नहीं ला सकती थी कि नहीं आपको ये फ्री ट्रिप आफ्टर वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बीमारी आराम कहीं है तो सरकार कह सकती है कि भाई अगर बीमारी है तो ले जाएंगे, लेकिन ये घूमने फिरने के लिए इंटरनेशनल फ्री टिकट की जो बात है ये भी बंद होना चाहिए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट में एक बात कह दूं, ये जो बिजली इंप्लॉइज हैं, जो भी रिटायर हो जाएगा उसके घर में उसको फ्री बिजली मिलती है, ये पूरे पूरे देश में इसकी समस्या है। ये फ्री बिजली क्यों मिलेगी? वहां पे एसी बंद नहीं होते हैं, 4 एसी हैं तो चारों एसी पूरे 12 महीने चले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी देखना होगा। मैं एयर इंडिया पे बहुत बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक व्यू और है। मेरे जानने वाले हर्षवर्धन जी हैं जो एक्स चेयरमैन वायुदूत, उनका व्यू यह है कि जो इंडस्ट्री इतनी खुश हो रही है कि इसमें खुश होने की बात नहीं है, थोड़ा मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट इसको लेना है, लेकिन एयर इंडिया के लिए एक यादगार पल। और उम्मीद हमें यह है कि जो महाराजा जी हैं वो फिर से एक बार हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। और टाटा जो इस समय एयर इंडिया है उसका टोटल मार्केट शेयर इंडिगो के बाद नंबर 2 पे है, बड़ा मार्केट शेयर है, वो एक अच्छी एयरलाइंस के रूप में फिर से स्थापित हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।